Hello children, welcome to GMV एकलव्य क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12 की बुक रेनबो इंग्लिश कंपलसरी का लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ाने जा रही हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ बचपन। इसकी राइटर है अनीश जंग, जो एक बहुत ख्याति प्राप्त कवित्री हैं, पोएटेस हैं। उन्होंने भारत में और विदेशों में बड़े समाचार पत्रों में पत्रकार व संपादक के रूप में कार्य किया है। इस लेसन में वह बता रही हैं अपने उन परिवारों की दयनीय और दुखद स्थिति जो गरीबी के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण, शोषण के कुचक्र में पड़कर जीवन जीते हैं। वह उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो अपने परिवार की आय में योगदान देने के लिए निम्न कोटि के छोटे कार्य करते हैं और अपने शारीरिक जो विकास है उसको खतरनाक स्थिति में डाल देते हैं। उनमें से बहुत से बच्चे जो होते हैं वह अधिक युवा होने से पहले ही बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब इस लेसन को पढ़ते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे गार्बेज मतलब कचरे में 1 रुपया पड़ा हुआ मिलता है। Why do you do this? आप यह क्यों करते हो? I ask साहिब, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब ये किसने कहा? Sometime I find a rupee in the garbage. यह एक बच्चा है, साहिब। उसने कहा कई बार मुझे एक गार्बेज में, कचरे में 1 रुपया पड़ा हुआ मिल जाता है। लेखिका उससे पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो? Why do you do this? आप यह क्यों करते हो? लेखिका कह रही है कि मैंने साहिब को पूछा। अब कौन है साहिब? Whom I encounter every morning. और एनकाउंटर मतलब मेरा आमना सामना होता है, मिलना होता है मेरा एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह, जब वह स्क्राउंजिंग मतलब होता है खंगालना, कूड़े को खंगालना, ढूंढना उसमें से, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। यहाँ पे गोल्ड का मतलब है धन दौलत, कुछ पैसा, धन संपत्ति उसे मिल जाए। हमने कई बार देखा है कचरे में छोटे छोटे बच्चे कुछ ढूंढ रहे होते हैं और अपने उनका बैग डाला हुआ होता है, उसके अंदर कुछ जो भी उन्हें मिलता है, जो भी उन्हें लगता है कुछ भी काम का है, वह उसके अंदर डालते रहते हैं। इसी तरह से लेखिका की मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसका नाम है साहिब, जो कचरे में से कुछ ढूंढ रहा है। वे कहाँ है? उनके नेबरहुड के अड़ोस पड़ोस में जो कचरा है, गार्बेज जो डंप किया हुआ है, डंप मतलब डालना, उसमें वह ढूंढ रहा है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब जो बच्चा है उसने अपना घर जो है बहुत पहले छोड़ दिया था। Set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. ढाका बांग्लादेश में वह ग्रीन फील्ड, हरे हरे खेतों के बीच में उसका घर था, जो उसने बहुत समय पहले छोड़ दिया था। और इतने समय पहले छोड़ दिया था कि अब उसके डिस्टेंट दूर दूर तक भी उसकी मेमोरी, उसको याद नहीं है उस घर की। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. उसकी मदर उस पर बताती हैं कि बहुत तूफान से उनके घर और उनके जो खेत हैं वह सब उजड़ गए थे, खराब हो गए थे। That is why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसलिए जब उनके घर उजड़ गए, खेत उजड़ गए, वह अब एक गोल्ड, धन संपत्ति, कुछ भी ढूंढने के लिए, सामान, आजीविका चलाने के लिए वह एक अब बड़ी सिटी में, बड़े शहर में आके रहने लगे हैं। I have nothing else to do. He mutters, looking away. अब कहता है, वो बुदबुदाता है, mutters मतलब बुदबुदाता है कि I have, क्योंकि लेखिका ने उससे पूछा कि आप यह क्यों करते हो? उसने कहा मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, इसलिए। Looking away, दूर देखते हुए उसने जवाब दिया। Go to school. I say glibly. Glibly मतलब चतुराई से उन्होंने जवाब दिया कि आप स्कूल जाओ। स्कूल क्यों नहीं जाते? Realizing immediately how hollow the advice must sound. तो उनको एकदम से लगा कि मैंने बोल तो दिया उसे स्कूल जाओ, पर उनको अपनी ही एडवाइस, अपनी जो सलाह थी बड़ी खोखली प्रतीत हुई। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. बच्चा कहता है मेरे आस पास के एरिया में कोई स्कूल नहीं है, जब एक बनेगा तो मैं स्कूल जाऊंगा।
If I start a school, will you come? I asked half jokingly. मैंने थोड़ा मजाक करते हुए उससे पूछा, अच्छा जब मैं स्कूल बना लूंगी क्या तुम स्कूल में आओगे? यह लेखिका कह रही है. Yes, he says smiling broadly. स्माइल देते हुए बच्चे ने बोला, साहब ने बोला कि हाँ मैं आऊंगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद वह मेरे पास दौड़ता हुआ आया. देखा मैंने, ये मुझसे आगे पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. अब वह कहती हैं कि it takes longer to build a school, कि स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है. अब लेखिका को शर्मिंदगी हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रॉमिस करी कि जिसका कोई मतलब नहीं था. वो स्कूल बनाने तो जा नहीं रही थी, तो इसलिए उनको लगा कि बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई. बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो वो कहती हैं कि जिस तरह की प्रॉमिस उन्होंने करी है, उस तरह की प्रॉमिस उसके आसपास होती रहती थी. उसके आसपास का जो संसार था, जो धुंधला सा संसार था, उसमें ऐसी प्रॉमिसेस होती रहती थी. After months of knowing him, I asked him his name. साहिब आलम. अभी तो बच्चों का काफी टाइम, जब कई महीने हो गए वह हमको जान रही हैं, तो एक दिन लेखिका कहती है कि मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा साहिब आलम. He announces. उसने बोला, he does not know what it means. उस बच्चे को नहीं पता उसका मतलब क्या होता है. If he knew its meaning, Lord of the universe. यदि वह जानता तो उसका साहिब आलम का मतलब क्या है? यूनिवर्स, इस संसार, इस दुनिया का लॉर्ड, भगवान, साहिब आलम. He would have a hard time believing it. कहती थी, मैं उसे बताती तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा नाम उसका हो सकता है. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at me. अपने नाम का मतलब तो उस बच्चे को नहीं समझ में आया, नहीं पता, पर वह क्या करता है? वह खरी स्ट्रीट, घड़ियों में, सड़कों पे, गलियों में घूमता है अपने फ्रेंड्स के साथ में. आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज. आर्मी मतलब पूरा एक झुंड है. कैसे बच्चों का? जो नंगे पैर घूमते हैं, जिनके पास जूते चप्पल नहीं है, गरीब बच्चे हैं. Who appears like the morning bird. सुबह सुबह वो दिखाई देते हैं, सुबह निकलते हैं वो कचरा बीनने के लिए. And disappear at noon. दोपहर में वो फिर गायब हो जाते हैं. Over the months, I have come to recognize each of them. कुछ महीनों के अंदर मैं उनको पहचानने लग गई. लेखिका कहती है कुछ महीनों के टाइम में मैं उन्हें पहचानने लग गई. लेखिका आगे कहती है, Why aren't you wearing chappals? I asked one. उन्होंने एक बच्चे से पूछा, भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. उसने बोला कि मेरी मम्मी ने शेल्फ, जो अलमारी के जो शेल्फ होते हैं खाने, उसमें से नहीं निकाला उन्होंने. नहीं दी मतलब चप्पल उसको. Even if he did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब एक दूसरा बच्चा जो है, जिसने एक शूज पहन रखे हैं, जो उसके शूज, उसको जूते उसके मैच नहीं करते, और वो कहता है कि यदि इसकी मम्मी इसको देती तो भी ये फेंक देता बाहर. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब उसके पैरों की तरफ देखती हैं, कमेंट करती हैं, तो वो अपने पैरों को शफल करता है छुपाते हुए, कुछ कहता नहीं है. I want shoes, says a third boy. अब तीसरा बच्चा है, वो कहता है मुझे जूते चाहिए. Who has never owned a pair all his life. एक जोड़ी जूते जिसने कभी भी अपनी ओन करना, उसके पास होना, कभी भी उसके जीवन में उसने जूते नहीं पहने. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. देखिए, कहती है कि जब मैं पूरी कंट्री में मैं ट्रैवल करती हैं, जब मैं घूमती हैं, तो उन्होंने बहुत बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर घूम रहे हैं शहरों में, गलियों में, गांव में. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. अब वह नंगे पैर क्यों रहते हैं? वो कहते हैं पैसे की कमी नहीं है. लैक मतलब कमी, पैसे की कमी नहीं है, पर एक ट्रेडिशन है, एक रिवाज है उनके यहाँ नंगे पैर रहने का. वह एक्सप्लेनेशन देते हैं. I wonder if this is only an excuse to explain why a perpetual state of poverty.
वे कहती है कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये एक्सक्यूज देते हैं कि ये अपनी पॉवर्टी, ये इतनी जो गरीबी है उसकी स्टेट को, उसके लिए है अपना आंसर दे देते हैं कि भैया हमारे पास तो एक गरीबी की वजह से नहीं, पर हमारे यहाँ रिवाज नहीं है चप्पल पहनने का। आई रिमेम्बर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। लेखक कहती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है। उडुपी जगह साउथ में, वहां पे मुझे एक आदमी ने एक स्टोरी सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. कहते हैं कि उसे याद है कि जब वो उसके फादर एक स्कूल टेम्पल में, एक मंदिर में प्रीस्ट थे, पुजारी थे, तो वह वहां स्कूल में जाया करता था। He would stop briefly at the temple. थोड़ी देर के लिए वह टेम्पल में रुकता था, मंदिर में रुकता था, and pray for a pair of shoes. और एक जोड़ी जूते के लिए वह प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town, and the temple which was now drawn in an air of desolation. 30 साल के बाद में वह लेखिका उस टाउन में जाती हैं, वहां देख के दिखती हैं द टेम्पल विच वॉज नॉट ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। अब वह मंदिर एक बिल्कुल सुनसान उजड़ा वासा हो गया है वहां पे। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स इन द बैकयार्ड। अब उसके पीछे क्या है, अब एक नया प्रिस्ट, नया पुजारी है, वह वहां रहता है, वह एक रेड और व्हाइट, लाल और सफेद कलर की प्लास्टिक चेयर पे बैठा है। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived, panting, and threw his school bag on a folding bed. तभी एक छोटा बच्चा जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और सॉक्स और शूज भी पहने हुए हैं, वहां पे वह पेंटिंग हाफता हुआ आता है और अपना स्कूल का बैग एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. जब उस बच्चे की तरफ मैंने देखा तो मुझे वह प्रेयर याद आ गई, वह एक प्रार्थना याद आ गई जो किसी बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने की थी, जब उसे वह जूते मिले, एक जोड़ी जूते मिले, तो उसने भगवान से, देवी से एक प्रार्थना करी। क्या थी वो प्रार्थना? लेट मी नेवर लूज दैम, कि मैं कभी, भगवान प्रार्थना है कि मैं कभी भी उन जूतों को ना खोऊं। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, उन देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब यंग बॉय जो छोटे बच्चे हैं, जैसे प्रीस्ट जो पुजारी के बच्चे हैं, बच्चे की तरह हैं, वह बच्चे अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। और वे कहती हैं अभी भी मेरी कॉलोनी में, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो रैक पिकर्स होते हैं, वह बच्चे जो कचरा बिनते हैं, रैक मतलब कचरा, पिकर्स पिकनिक करने वाले, उठाने वाले जो बच्चे हैं, वो अभी भी शूलेस, बिना जूते के वहां पे रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अब वो कहती हैं कि नंगे पांव कूड़ा बिनने वालों से मेरा परिचय, वो कहती हैं कि सीमापुरी ले जाता होता है। सीमापुरी एक जगह है दिल्ली में, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आउटर एरिया में, उसके बाहर एक जगह है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट्स मेटाफोरिकली, अभी भी वह स्थान जो है दिल्ली से काफी मीलों दूर है। Those who live here are squatter who came from Bangladesh back in 1971. अब यहाँ पे जो है लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे, वह अभी भी वहां पे गैर कानूनी रूप से वहां पे रहते हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, जो साहिब वो बच्चा है उसकी फैमिली भी उनमें से एक है जो वहां सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय जो है सीमापुरी एक बीहड़ था जब वह लोग आकर के वहां रहे थे। वाइल्डरनेस बीहड़ जगह थी। इट स्टिल इज, अभी भी वह बीहड़ जैसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर अब एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। पहले वहां पे लोग नहीं रहते थे, अब वहां पे आकर के काफी लोग रहते हैं।
In structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 replicas. वो कहते हैं भेड़ है पर लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मड, मकान कैसे बने हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, जिनके जो रूफ है, छतें टिन की बनी हुई है, उसकी बनी है, उसकी जो छतें हैं वो टारपोलिन की बनी हुई है, त्रिपाल की बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मतलब वंचित है, किससे भी सीवेज लाइन नहीं है, नालियों में नालियां बह रही हैं, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना तो पीने का पानी है, रनिंग वाटर है, ना वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, नालियां ढंग से बनी है, सीवेज सिस्टम भी नहीं है। और कितने लोग रहते हैं, करीब 10,000 रग पिकर्स, जो कचरा पीने वाले 10,000 लोग वहां पे रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity. अब वहां पे वह लोग 30 साल से ज्यादा समय से वहां पे रहते हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं है, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर, पर राशन कार्ड है उनके पास में। क्यों? क्योंकि राशन कार्ड मिलने से वह लोग वोट कर सकते हैं ऑन वोटर लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रीन, और जो राशन से मिलता है, राशन की दुकान से मिलता है, वह उनको मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, वो कहते हैं कि खाना, फूड जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, एक आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी खाना है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब जब लेखिका वहां जाती हैं तो पूछती हैं कि उन वहां पे एक ग्रुप ऑफ वीमेंस हैं, कुछ औरतें खड़ी हैं जिनकी फटी हुई साड़ी पहनी हुई है, और वो कहती है कि एट द एंड ऑफ द डे, अंत में यदि हमारी फैमिली को, वी फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खाना देते हैं और हमारे बच्चे बिस्तर में सोते हैं बिना पेट दर्द के, बिना भूख के, जब पेट दर्द होता है बिना उसके सो रहे हैं, मतलब उन्हें खाना मिल रहा है, ये ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। वी वुड रादर लिव हियर, कहती अच्छा है कि हम यहाँ रहें बजाय इसके कि हम उस फील्ड में रहें, जहाँ पे, उस खेत में रहें जहाँ हमें कोई ग्रेन नहीं मिलता, जहाँ हमें राशन नहीं मिलता, क्योंकि वहां पैदावार नहीं है। कहते हैं when I asked them why, जब वह लेखिका उनसे पूछते कि आप लोग अपने हरे भरे खेत छोड़ के, रिवर्स छोड़ के यहाँ क्यों आए, तब वह औरतें जिनकी फटी साड़ी है वह उन्हें कहती हैं कि भाई अच्छा है कि हमें यहाँ खाना तो मिल रहा है, तो हमारे जो फील्ड्स है वहां कुछ अन्न होता ही नहीं है, तो वहां रहने से अच्छा है कि हम यहाँ पे खाना तो खा पाते हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home. जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलता है वहां पे वह लोग अपना एक टेंट लगा करके वहां एक रहने लग जाते हैं, और उनका वो ट्रांजिट होम, शिप होम वाला, कभी यहाँ रहे कभी वहां रहे, ऐसे उनका बन जाता है ऐसा घर जिसको वो समय समय पर चेंज करते रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं टेंट में बड़े रहते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल जीने के लिए वह आपस में पार्टनर बन जाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में रग पिक करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रग पिकिंग, सर्वाइवल क्या है, जीने का सहारा क्या है सीमापुरी में, वह केवल कचरा बीनना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, अब इतने सालों से करते करते वह एक फाइन आर्ट की तरह हो गया है, जीवन जीने के लिए एक ललित कला के रूप में हो गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वो जो गार्बेज, जो कचरा है, वही उनके लिए एक धन संपत्ति है, क्योंकि उसी में से ही वे अपनी जीविका चलाते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड, रोज खाना उन्हें कहाँ से मिलता है, उसी कचरे को बीनने से ही मिलता है। अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, रख पिक करने से ही, कचरा बीनने से ही उन्हें रोज खाना भी मिलता है और अपने सिर के ऊपर एक छत भी मिलती है, चाहे वह छत लीक करती हुई हो, पर सिर छुपाने के लिए जगह तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, एक बच्चे के लिए वह उससे भी ज्यादा है। I sometimes find a rupee
even a 10 rupee note, साहिब says. साहिब बच्चा वो जो कचरा बीनता है वो कहता है कि कई बार मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है और कई बार 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है. His eyes lighting up, ऐसे आंखों में चमक आ गई बोलते हुए कि देखो मुझे तो कभी 1 रुपया भी या कभी 10 रुपया भी मिल जाता है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you do not stop scrounging for there in hope of finding more. जब वहां पे एक सिल्वर कॉइन मिल गया, कुछ अच्छी चीज मिल गई, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाते कि मैं और स्क्राउंज करूं और ढूंढूं और उसको टटोलूं, खंगालूं ताकि उसको कुछ अंदर और ज्यादा अच्छा मिल जाए. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब बच्चों के लिए गार्बेज को खंगालना, उसमें से चीजें निकालना, उसका मतलब अलग है और उसके पेरेंट्स, उनके बच्चों पेरेंट्स के लिए, उनके माँ बाप के लिए वो मीनिंग अलग है. क्यों? फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बच्चों के लिए क्या है? उनके अंदर एक खुशी, एक आश्चर्य की चीज, अरे कूड़े में से इतनी चीज मिल गई, कचरे में से इतनी सी चीज मिल गई, तो एक खुशी, एक आश्चर्य होता है उनको. पर उनके बड़ों के लिए क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, एक जीने का सहारा है, जीने का एक पर्याय है. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. देखिएगा, कहते हैं कि एक विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह में वह देखते हैं कि साहिब जो है एक फेंस गेट, एक गेट है, एक बिल्डिंग है जिसमें फेंस लगा हुआ है, एक क्लब है, उसके गेट के पास खड़ा हुआ है. जो है क्लब उनके पड़ोस, उनके अपने नेबरहुड में, पड़ोस में है. वॉचिंग 2 यंग मैन, अब वह साहब क्या कर रहे हैं? 2 लड़के जो व्हाइट ड्रेस में टेनिस खेल रहे हैं वो उन्हें देख रहा है. आई लाइक द गेम, ही हम्स, धीरे से बोलता है कि मुझे ये गेम अच्छा लगता है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. कंटेंट होना, संतुष्ट होना, वह संतुष्ट है उस गेम को खेलते हुए देख रहा है पीछे से, फेंसिंग के पीछे से. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वह कहता है, मानता है कि जब कोई नहीं होता आसपास मैं अंदर चल जाता हूँ. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो अंदर झूले हैं वह गेट कीपर मुझे झूलने की परमिशन दे देता है, इजाजत दे देता है. साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. देखिएगा, कहते हैं कि साहिब ने भी एक टेनिस के शूज पहने हुए हैं. दैट लुक्स स्ट्रेंज, वो अजीब से लग रहे हैं उसके. डिस्कलर्ड कपड़े, जो कपड़े उसके कलरफुल नहीं है, जो जिनमें से जो फटे पुराने हैं, कपड़े नहीं है, कलर खराब हो गया उनका, ऐसी शर्ट और शॉर्ट्स उसने पहनी हुई है, निक्कर पहनी हुई है, और उसके ऊपर उसने वो टेनिस के शूज पहने हुए हैं. समवन गेव दैट टू मी, साहिब कहता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए थे. He says in the manner of an explanation, वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसको आश्चर्य लगा कि अरे इनको कैसे पता है कुछ शूज मिले, तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे किसी ने दिए थे. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. फैक्ट क्या है, कैसे है उसके पास इतने अच्छे शूज? किसी रिच बॉय ने, किसी अमीर लड़के ने उनको डिस्कार्ड कर दिया, उनको फेंक दिया. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. Does not bother him. क्योंकि किसी रिच बच्चे ने उन जूतों को फेंक दिया क्योंकि किसी एक जूते के ऊपर में एक छेद हो गया था. पर साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसने वो पहने हैं. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole of a dream is come true. एक बच्चा जो बिना जूते के, बिना चप्पलों के रहता है, उसको यदि एक जूता मिल जाता है, भले ही उसमें एक होल भी है, तो भी उसके लिए उसका एक सपना साकार हो जाता है. But the game he is watching so intensely is out of his reach. देखिएगा, कहते हैं ठीक है, जूते तो उसे मिल गए, पर जिस गेम, जो टेनिस गेम को वो देख रहा है, वह उसकी पहुंच से बहुत दूर है. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. अब नेक्स्ट डे साहिब जो है वह मिल्क बूथ में, जहां दूध मिलता है, वहां जा रहा है. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, जो कनस्तर होता है स्टील का, वैसा उसके हाथ में एक स्टील है, कनस्तर है, एक डब्बा है. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. और जब वो लिखिएगा को मिलता है तो वह कहता है कि मैं अभी एक टी स्टॉल में, चाय के लिए मैं उस रोड के उस तरफ में उसमें काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज इन ऑल माई मील्स. कहते हैं कि मुझे अब 800 रुपये भी मिलते हैं और मेरे
मुझे खाना भी मिलता है। Does he like the job? I asked. उन्होंने पूछा कि क्या भाई आपको काम पसंद है ये? His face I see has lost the carefree look. जो carefree look था वो चला गया, बेचारा टेंशन में आ गया बच्चा, क्योंकि उसे काम पसंद नहीं था, पर वो उस काम को कर रहा है। तो उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं जो चेंज हुए हैं वो लेखिका नोटिस करती है। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. क्योंकि जो स्टील का कनस्तर उसके हाथ में है वह उस प्लास्टिक बैग जिसमें वह कचरा बीना करता था उससे बहुत भारी है, उसके कंधों के लिए बहुत भारी है, और जो बैग था कचरे वाला वो हल्का था। क्यों? क्योंकि द बैग वॉज हिज। बैग किसका था? उसका खुद का था। अपनी चीज हमेशा आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, अपनी चीज आपकी अपनी है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब जो कनस्तर है वो किसका है? वह उस शॉप ओनर का है, उस दुकानदार का है जिसके लिए वो काम कर रहा है। पर जब वो बैग लेता था अपने पीछे तो वो उसका खुद का होता था। तो अब इस कनस्तर का साहिब मालिक नहीं है, पर उस बैग का वो खुद मालिक होता था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। अब एक मुकेश दूसरा बच्चा है वो मिलता है, वो कहता है मैं कार चलाना चाहता हूँ और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो समथिंग एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। वो कहते हैं क्या आपने कभी कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वह जवाब देता है कि हाँ मैं जो हूँ एक कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, उसकी आंखों में देखिए, अपनी आंखों में देखता हुआ कहता है वह कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangle. His dream like a mirage. Mirage क्या होता है? एक मृग मारीची का। अब कभी सड़कों पे जाओ, मृग मारीची का क्या होती है? मृग को दिखता है कि हाँ वहाँ पे पानी है, किसी जगह पर पानी है, दूर दिखाई देता है, वहां जाते हैं तो वहां कुछ पानी नहीं होता, रेती रेत होती है। इस तरीके से इस चीज को बोलते हैं मृग मारीची का। तो उसको भी क्या लग रहा है? उसका सपना कैसा है? एक मृग मारीचिका जैसा है कि वह उनके पास से कुछ खाने के लिए भी नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, पर वह एक कार लेना चाहता है, कार ड्राइव करना चाहता है। तो लिखिए कहते हैं कि हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मैरिज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। जो धूल भरी सड़कें हैं फिरोजाबाद में, कहाँ पे है ये लेखिका बात कर रही है? फिरोजाबाद की। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद की चूड़ियां कड़े बहुत फेमस है, बैंगल्स। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. हर एक परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने में के काम में लगा है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, building glass, making bangles for all the women in the land, it seems. यह इंडिया के का सेंटर है, ग्लास इंडस्ट्री का सेंटर है, जहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पे हम ग्लास बनाया जाता है, ब्लो करे जाते हैं, बनाए जाते हैं, जहाँ पर फैमिलीज जो हैं, जनरेशंस, उनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो लोग इसी काम को करते हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेस, फर्नेस होता है जहाँ पे हम कांच को गलाते हैं, फर्नेस में वेल्डिंग करते हैं, ग्लासेस को जोड़ते हैं, बैंगल्स चूड़ियां बनाते हैं फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स। पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए, औरतों के लिए यहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती है।